ये तो सेल्सियस स्केल में देख लिया हम लोगों ने। फॉरेनहाइट स्केल की बात करते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि ये यूएफपी मतलब अपर फिक्स्ड पॉइंट और एलएफपी लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये अलग अलग स्केल में अलग अलग वैल्यूज दिए गए हैं। सिंपल बात है, नया स्केल ही बनाया जा सकता है। एक बात तय है कि जिस टेम्परेचर पर पानी बॉईल कर रहा है, उस टेम्परेचर पर जो प्रॉपर्टी हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, कौन सी प्रॉपर्टी? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। मान लिया कि अगर मैंने कोई रॉड लिया, तो पानी जिस टेम्परेचर पर बॉईल कर रहा है, उस टेम्परेचर पर जो रॉड की लंबाई है, और पानी जिस टेम्परेचर पर फ्रीज कर रहा है, बर्फ में बदल रहा है, उस टेम्परेचर पर जो रॉड की लंबाई, उनमें डिफरेंस तो जरूर होगा। अब कोई ये कह सकता है कि पानी जिस टेम्परेचर पर उबल रहा है, बॉयल कर रहा है, किसी ने मान लिया उसे 100, और पानी जिस टेम्परेचर पर जम रहा है, फ्रीज कर रहा है, उसे किसी ने उसे मान लिया 0। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच रॉड की लंबाई बिल्कुल बदलेगी। इसका मतलब है कि रॉड की लंबाई जो इस फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट के बीच जो बदली, उसके बीच के टेम्परेचर को इस सेल्सियस स्केल में 100 हिस्सों में बांटा गया है ना। इसे आप चाहे तो 120 हिस्से ही बांट सकते हैं, लेकिन वो स्केल बदल जाएगा। जैसे फॉरेनहाइट स्केल में अगर मैं बात करूं, तब मैं फॉरेनहाइट स्केल की बात करता हूँ। तो फॉरेनहाइट स्केल में फॉरेनहाइट स्केल की अगर बात करें, उसमें अपर फिक्स्ड पॉइंट यूएफपी, सिंपल बात है, अपर फिक्स्ड पॉइंट पर क्या हो रहा होगा? पानी स्टीम में बदल रहा होगा। इस टेम्परेचर को 212 डिग्री फॉरेनहाइट माना गया। मैंने पहले ही बोला, ये तो स्केल बनाने वाले पर निर्भर कर रहा है कि वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो टेम्परेचर है उसे क्या माना। अपर फिक्स पॉइंट को 212 डिग्री सेल्सियस माना गया और लोअर फिक्स पॉइंट को क्या माना गया? 32 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर कोई अननोन टेम्परेचर है, डेफिनेटली अगर इस टेम्परेचर पर जो प्रॉपर्टी की मैं बात करूंगा, तो ये एक्स यूएफ की प्रॉपर्टी होगी, और इस टेम्परेचर की जो प्रॉपर्टी होगी वो एक्स एलएफ टी होगी। और अगर एक्स टी प्रॉपर्टी के बाद टी टेम्परेचर पर करो, उसमें टेम्परेचर टी डिग्री फॉरेनहाइट रहा होगा। अब बात तो वही है भाई, नंबर कुछ और मान लिया तो प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज हो जाएगी। मतलब इसमें मैं 100 डिग्री फॉरेनहाइट को अपर फिक्स पॉइंट मान रहा था, मतलब पानी जिस टेम्परेचर पर उबल रहा है, बॉयल हो रहा है, उस टेम्परेचर को मैं 100 बोल, इसमें तो उसी को मैं 212 बोल रहा हूँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस टेम्परेचर पानी उबलना बंद हो जाएगा, या इस टेम्परेचर पानी उबलना बंद हो जाएगा? नहीं, दोनों तो सीधी सिचुएशन की बात की जाएगी। एक कंडीशन में उसे 100 बोला जा रहा है, दूसरा कंडीशन 212 बोला जा रहा है, परेशान नहीं कर सकता। नहीं, इसका मतलब है कि जिस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर एक्स यूएफ पे लिया था और उसका जो वैल्यू था 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये एक्स यूएफपी का वैल्यू 212 डिग्री फॉरेनहाइट पर भी यही होगा, क्योंकि ये तो उस कंडीशन की बात की जा रही है जब पानी बॉयल कर रहा है। पानी यहाँ पर भी तो बॉयल कर रहा था और यहाँ भी बॉयल कर रहा था, सिर्फ यूएफपी में मैंने नंबर दूसरा चुन लिया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी मुझे अगर लिखना होगा तो मैं सीधा लिखूंगा टी माइनस 32, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास क्या है? टी माइनस एल एफ पी डिवाइड बाई यू एफ पी माइनस एल एफ। तो टी माइनस 32 डिवाइड बाई यू एफ कितना है? 212 माइनस 32 बराबर एक्स टी माइनस एक्स एल एफ पी डिवाइडेड बाई एक्स यू एफ पी माइनस एक्स एल एफ पी। कर सकते हैं? तो परेशानी तो समस्या। ठीक है, ऐसे ही 2-3 और भी टेम्परेचर स्केल बनाए गए। जैसे एक टेम्परेचर स्केल है जो केल्विन स्केल, आपको पता है केल्विन स्केल, ये स्टैंडर्ड यूनिट भी है टेम्परेचर का। केल्विन स्केल में जो लोअर फिक्स पॉइंट
लोअर फिक्स पॉइंट है, तो वो है 273.15, नहीं कहीं 16 भी लिखा होता है, चलो मैं 15 यूज करूँगा फिर भी। इसमें डिग्री यूजली क्या है, और यूएसपी बना गया है 373.15 या 16। बहुत सारे बुक में चूंकि व्यू पॉइंट 223.16 दिया जाता है, तो मैं 223.16 ही लेकर पीछे। और अपर फिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा, 373.16। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पर जो प्रॉपर्टी होगी वो एक्स एल एफ पी होगी, और इस टेम्परेचर पर जो प्रॉपर्टी होगी वो एक्स यू एफ पी होगी। तो अगर टी केल्विन पर अगर टेम्परेचर की बात करूँ, टी केल्विन टेम्परेचर पर बात करूँ, प्रॉपर्टी की जो वो प्रॉपर्टी क्या कहूँगा एच टी, और फिर इसके लिए भी यही रिलेशन में लिख सकता हूँ, ई माइनस 273.16 divided by 373.16 minus 273.16 बराबर एक्स पी माइनस एक्स एल एफ पी डिवाइडेड बाई एक्स यू एफ पी माइनस एक्स। कुल मिलाकर के बात यही है कि ये जो टेम्परेचर है, यहाँ पर ये जो टेम्परेचर आया, यहाँ से जो टी निकलेगा वो किस में निकलेगा, केल्विन। यहाँ से जो टेम्परेचर निकलेगा वो किस में निकलेगा, फॉरेनहाइट में। और यहाँ से जो टेम्परेचर निकलेगा तो सेल्सियस में निकलेगा। तीनों में एक चीज आप देख रहे होंगे, ये और ये तीनों के लिए सेम है। इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड भी सेम होगा, मतलब पूरा का पूरा राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, ये और इसका लेफ्ट हैंड साइड, तीनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड तीनों का बराबर है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन आएगा हमारे पास, तो उस रिलेशन को लिख रहा हूँ। मैं लिख सकता हूँ टी डिग्री सेल्सियस, मतलब डिग्री सेल्सियस में टी डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0 बराबर टी डिग्री फॉरेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाई 212 माइनस 30 बराबर टी केल्विन माइनस 273.16 divided by 373.16 minus 273.16। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करूं तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन आएगा, टी डिग्री सेल्सियस में डिवाइड बाई 5 इक्वल टू टी डिग्री फॉरेनहाइट में माइनस 32 डिवाइड बाई 9 बराबर टी केल्विन में माइनस 273.16 डिवाइड बाई 5। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, एक सेल स्केल में, एक स्केल से दूसरे स्केल में टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। तो फिर एक क्वेश्चन अगर मैं करूँ, मैं जानना चाहता हूँ अगर कि 5 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना डिग्री फॉरेनहाइट होता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। कैसे निकालूंगी, टेम्परेचर पता है 5 डिग्री सेल्सियस, तो मैं इसको यूज करता हूँ। मैं इस इन दोनों रिलेशन को पकड़ूंगा, ये दोनों रिलेशन हमारे पास, इससे आधार पर मैं लिख सकता हूँ 5 डिवाइड बाई 5 बराबर टी डिग्री फॉरेनहाइट में माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टी जो कि डिग्री फॉरेनहाइट में था बराबर 9 प्लस 32 लिख सकते हैं, यानी कि टी डिग्री फॉरेनहाइट बराबर में आगे क्या है, यानी कि 41 डिग्री फॉरेनहाइट। मेरी बात थोड़ा इसको देखिए।
और एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल में क्या रिलेशन है, ये बहुत लोगों को पता भी होगा। जैसे अगर आप देखें तो हमारे पास एक रिलेशन है, मैं इसको क्वेश्चन पे लिख देता हूँ। राइट रिलेशन बिटवीन Celsius and Fahrenheit scale. चलिए, तो इसका जवाब क्या होगा? सिंपल। देखिए, मैं यहाँ पे इसको क्लियर क्लियर लिख दे रहा हूँ, समझ में आ भी रही होगी बात। मैं तो लिख सकता हूँ ना कि डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर है डिवाइड बाई 5 बराबर, केल्विन में जो टेम्परेचर है -273.16 डिवाइड बाई 5 लिख सकता हूँ। अच्छा, बहुत लोगों को परेशानी हो सकती है कि सर ये रिलेशन कैसे आया। खुद से सोचो ना, ये T डिवाइड बाई 5 होगा, यहाँ से T माइनस 32 डिवाइड बाई 180 होगा, और फिर से T इन केल्विन -273.16 डिवाइड बाई 100 होगा ना। तो अगर आप देखें इसमें मैं किसे डिवाइड किया, ये 5 में लिखा हूँ, यहाँ पर भी 100 है। तो मैं सबसे पहले क्या किया, देखो सभी में मैं अगर 20 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि तीनों रेशियो तीनों सेम है, अगर सही में 20 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो ये सेम हो जाएगी। 20 से मल्टीप्लाई करते ही ये क्या हो जाएगा, इसमें अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई, इसमें अगर भी अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई, इसमें भी अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई, तो देखो तो क्या हो जाएगा, ये 5 बचे, ये 9 हो जाए और ये 5 हो जाए, तो देखो तो क्या हो जाए। ठीक है, इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बहुत सिंपल करते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैनेज करें। चलिए फिर से इस पे आते हैं कि सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में, देखिए मैंने फिर से यहाँ गलती करी, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में क्या है, ये रिलेशन तो है। क्या मैं लिख सकता हूँ कि कितना केल्विन आएगा, ये तो कट गया। क्या मैं लिख सकता हूँ कि T डिग्री सेल्सियस को लिख सकते हैं T, अगर मुझे डिग्री सेल्सियस को मैं लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ T केल्विन -273.16। कहने का मतलब कि केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर होगा वो असल में डिग्री स्केल में जो टेम्परेचर है उसमें कितना जोड़ने पर आएगा, 273.16 जोड़ने पर आएगा। अब ये कंफ्यूजन हो सकता है, सर यहाँ भी T है यहाँ भी T, इसको ऐसे समझ लो। चलो मैं कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ पर इसको C रहा है और यहाँ पर K रहा है, अब तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अच्छा, मैं इस कंफ्यूजन को सभी जगह से दूर करता हूँ। मैं यहाँ C यूज करता हूँ, जिससे पता चलेगा कि सेल्सियस स्केल के टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, और K यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब केल्विन स्केल का टेम्परेचर। कंफ्यूजन तो दूर हो जाना चाहिए। मैं यही चीज ऊपर में भी कर देता हूँ लोग, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर है उसको C लिख रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे लिखने से फॉर्मूला में कंफ्यूजन भी नहीं होगा, कहीं कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। और यहाँ पर फ़ारेनहाइट के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, F लिख रहा हूँ। फ़ारेनहाइट स्केल में वही टेम्परेचर जो C था सेल्सियस, उसे मैं F लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और उसी टेम्परेचर को मैं केल्विन स्केल में K लिख दे रहा हूँ। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, याद करने में यही बदलाव मैं सभी जगह कर देता हूँ, ताकि कंफ्यूजन ना, और याद करने में भी आसानी रहे, कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं कहना क्या चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था, और मैं इसको यहाँ पर कर भी देता हूँ, ताकि एकदम कंफ्यूजन किसी भी तरह का ना रहे कि क्या किया जाए। मैं यहाँ भी इसको बदलाव कर देता हूँ, बदलाव कर देता हूँ, और यहाँ भी बदलाव कर देता हूँ, यहाँ भी बदलाव कर देता हूँ, यहाँ भी बदलाव कर देता हूँ, और यहाँ तो बदलाव किया। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं मान रहा हूँ कि सेल्सियस स्केल में जब लिख रहा हूँ टेम्परेचर को, दूसरे में C सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर है, जो अननोन टेम्परेचर, उसे मैं C बोल रहा हूँ, ताकि कंफ्यूजन दूर हो।
सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर है उसे मैं सी बोल, सी है किसी टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है। क्योंकि सभी जगह टी लिखने से हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर सी लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैं उसके लिए एफ यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर उसी टेम्परेचर को जो कि अननोन टेम्परेचर, इसे मैं एफ लिख रहा हूँ फॉरेनहाइट स्केल। और केल्विन के स्केल में उसी टेम्परेचर को मैं के लिख रहा हूँ, अभी कंफ्यूजन दूर है। जो अननोन टेम्परेचर उसे मैं के लिख रहा हूँ, तो समझ जाइए केल्विन टेम्परेचर स्केल की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सी माइनस जीरो बराबर माइनस 32 बराबर के माइनस 273.16। यहाँ भी मैं वही कर सकता हूँ। यहाँ भी मैं लिख सकता था कि सी, यहाँ पर लिख सकता था एफ माइनस 32 और यहाँ पर के माइनस ऐसे ना। तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा आसान लग रहा होगा, देखने में लग रहा होगा कि सेल्सियस में जो टेम्परेचर है उसको मैं सी लिख रहा हूँ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फॉरेनहाइट में जो टेम्परेचर उसको एफ लिख रहा हूँ, और केल्विन में जो टेम्परेचर है, पहले उसको टी कर रहा था तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाता। आई थिंक अब कैलकुलेशन में आपको परेशानी नहीं, अब आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्टली एफ लिख देता हूँ, एफ माइनस 32, तो हमारे पास एफ बराबर क्या आ जाता, ये आ जाता, और एफ कितना हो जाता 41। तो इससे एक कंफ्यूजन तो दूर हो जाता कि भाई टेम्परेचर हम लोग का कौन सा है, जो टेम्परेचर लिया वो टेम्परेचर फॉरेनहाइट में, ठीक है। अब थोड़ा इसको मैं एक काम करता हूँ, इससे मैं एक फ्रेम में कर देता हूँ ताकि एक एक नजर आप देख लें, परेशानी ना हो कि मैंने क्या बदलाव किया। वैसे बदलाव अगर देखें तो सिर्फ नाम में बदलाव किया, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए इस तरह के सवाल को बनाते हैं, ठीक है। देखें इस कंफ्यूजन को दूर। एक और सवाल है जो जनरली काफी पूछा जाता है, थोड़ा उस सवाल के बारे में बात करने की। सवाल है कि अगर आपसे पूछे फाइंड द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल whose numerical value, the number वाला part is same in Fahrenheit scale.
वो टेम्परेचर बताइए जिसका सेल्सियस स्केल में न्यूमेरिकल वैल्यू फ़ारेनहाइट स्केल में न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर है। इसका मतलब समझ रहे हैं? मैं बताता हूँ इसका मतलब। देखिए सॉल्यूशन का मेथड आपको क्या है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको। हमारे पास सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में एक रिलेशन है, 3 डिवाइडेड बाई 5 बराबर F माइनस 32 डिवाइड बाई ये, मतलब जो टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में C होगा वही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में F होगा। नहीं समझे? F माइनस 32 नहीं, F होगा। सवाल बोल रहा है कि सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर C है और फ़ारेनहाइट स्केल में जो टेम्परेचर वही टेम्परेचर जो F है, असल में दोनों का दोनों नंबर सेम है। मतलब सवाल के अनुसार if C बराबर X then F बराबर X also, ये तो इसी X का वैल्यू निकालना है। निकाल सकते हैं, पहले पुट कर देते हैं। X डिवाइड बाई 5 बराबर X माइनस 32 डिवाइड बाई 9, सोल्व कर सकते हैं आप इसको। क्या लिख सकते हैं? 9x इक्वल टू 5x माइनस 160। It implies x इक्वल टू, क्या लिखा है सर? x इक्वल टू माइनस 160 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि माइनस 40 लिख सकते हैं। मतलब माइनस 40 डिग्री सेल्सियस को अगर आप फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो वो माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही आए। देख लीजिए ठीक है। तो न्यूमेरिकली जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो दोनों से, तो नंबर वाला पार्ट ये देखें हम माइनस 40 माइनस 40 दोनों से सेल्सियस में 800, ठीक है। मतलब माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रॉपर्टी होगी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वही प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही टेम्परेचर होगा, है ना। कुछ और सवाल करते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है कि किसी ने नया टेम्परेचर स्केल बनाया और उस नए टेम्परेचर स्केल में जो नया टेम्परेचर स्केल बना है उस नए टेम्परेचर स्केल के अनुसार टेम्परेचर क्या है, कभी कभी ऐसा ही पूछा है। जैसे मान लिया कि क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे उसको लिख रहा हूँ, देखिएगा। देखिए क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं, in a scientific book that describes a temperature scale called Z, boiling and freezing point of water are referred as 65 degree Fahrenheit and minus 15 degree. Sorry, 65 degree Z and minus 15 degree. मतलब सीधा सीधा है कि नए स्केल में UFP जो है वो 65 डिग्री Z है और LFP क्या है? 15 डिग्री Z। और आपसे पूछा जा रहा है कि फ़ारेनहाइट स्केल में 95 माइनस 95 डिग्री Z बराबर कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या टेम्परेचर होगा। मतलब आपको माइनस 95 डिग्री Z जो इस स्केल में टेम्परेचर है उसे फ़ारेनहाइट स्केल में बदलना है। ये क्वेश्चन का पार्ट ये है। सिंपल बात, हमारे पास तो पहले से एक रिलेशन है कि किसी भी स्केल में अगर होगा टेम्परेचर, जैसे Z स्केल में टेम्परेचर है तो मैं लिख सकता हूँ Z माइनस Z स्केल का LFP क्या है? माइनस 15 डिवाइड बाई Z स्केल का UFP 65 माइनस Z स्केल का LFP बराबर सेल्सियस स्केल का अननोन टेम्परेचर माइनस सेल्सियस स्केल का LFP जो 0 होता है, सेल्सियस स्केल का UFP जो 100 होता है, सेल्सियस स्केल का LFP जो 0 होता है। और अगर फ़ारेनहाइट स्केल के लिए लिखूंगा तो फ़ारेनहाइट स्केल का अननोन टेम्परेचर जो F है माइनस LFP डिवाइडेड बाई UFP माइनस LFP।
पहले किसी भी टेम्परेचर स्केल के लिए ये रिलेशन वैलिड होगा, मैं इसको पहले बताऊंगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लिख चुका हूं। ये भी रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उसका सिंप्लीफाइड वर्जन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सिंप्लीफाइड वर्जन भी इंपॉर्टेंट है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि इसे भी ध्यान में जरूर रखें, क्योंकि कभी कभी अननोन नए तरह के स्केल डिजाइन किया जाता है और उस कंडीशन में ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लिख सकते हैं, ये रिलेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये रिलेशन अब बात करते हैं अननोन टेम्परेचर की, जो दिया हुआ क्या दिया हुआ है, जेड बराबर, हम लोग देख रहे हैं कि जेड बराबर दिया हुआ है -95, ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है, ये जेड। अननोन टेम्परेचर क्या कहूँ, इसे मुझे बदलना है फॉरेनहाइट स्केल। मैं लिख सकता हूँ -95 जो टेम्परेचर है इस जेड वाले स्केल में, माइनस प्लस 15 डिवाइड बाई 65 प्लस 15 माइनस प्लस वगैरह बराबर f -32 डिवाइड बाई 180 लिख सकता है, कह सकते हैं। और इसे आप फर्दर सोल्व करके f निकाल सकते हैं आसानी से, नहीं सबसे सिंपल ये हो जाएगा -80 डिवाइडेड बाई 80 बराबर f -32 डिवाइडेड बाई 180। यहाँ से आप लिख सकते हैं f -32 -180, क्योंकि ये -1 हो जाएगा। और यहाँ से आप f बराबर लिख सकते हैं -148। तो क्या समझ में आया कि -95 डिग्री जेड बराबर सिंपली आपका होगा -148 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है, ये हम आसानी से कर सकते हैं। ये सवाल का ए पार्ट था, मैंने सवाल बनाया, ये सवाल का ए पार्ट था। बी पार्ट भी, और बी पार्ट में बोला गया है कि 40 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो इस नए जो स्केल में, जैसे जेड स्केल में बोल रहा हूँ, 40 डिग्री सेल्सियस के कॉरेस्पॉन्डिंग जेड स्केल में क्या टेम्परेचर आएगा, मतलब जेड स्केल का वैल्यू क्या, मुझे लगता है आप लोग इसे कर सकते हैं। में आप सी बराबर क्या रखेंगे 40 और जेड का वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को पकड़ कर। मैं बी पार्ट का आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, बी पार्ट का जो आंसर होगा मैं उसे बता दे रहा हूँ। ये बी पार्ट का आंसर 32 होगा। आप इसको खुद से ट्राई करें और आप देखिए कि आपका आंसर 32 डिग्री जेड आ रहा है, तो जेड का वैल्यू 32 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, find an expression that relates difference in temperature difference in temperature on one scale with the another, on one scale with the another. So what does it mean? What exactly we have to find out? Let's see. आप देख सकते हैं कि इसमें हमें एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है which relates different temperature scales.
I mean the difference in temperature scale, not different temperature scales, difference in temperature scales. चलिए सॉल्व करते हैं. हमारे पास एक रिलेशन है c डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू f माइनस 32 डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू k माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई 5. ये रिलेशन. अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर है उसे मैं अगर चेंज कर दूं, लेट्स कंसीडर दैट द चेंज इन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज डेल्टा सी. मतलब इससे आप सिंपल ऐसे एग्जांपल समझिए कि मान लिया डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर है उससे मैंने 1 डिग्री से चेंज कर दिया, मतलब 4 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस पे ले आया. तो फॉरेनहाइट स्केल में ये चेंज कितने का होगा? दिस इज द सिंपल क्वेश्चन. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आप यहाँ पे समझ सकते हैं क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है. इसका मतलब है कि डिग्री सेल्सियस में अगर आप चेंज करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली फॉरेनहाइट स्केल में कितना चेंज आएगा. दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. तो कैसे करें इसे? यानी कि इस कॉरस्पॉन्डिंगली सी डिग्री सेल्सियस में अगर डेल्टा सी चेंज हो रहा है तो फॉरेनहाइट में क्या डेल्टा एफ हो रहा है और कॉरस्पॉन्डिंगली इसमें डेल्टा के क्या हो रहा है, ये मुझे फाइंड आउट करना है. तो चलिए निकालते हैं. सबसे पहले इन दोनों को हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं. हम देख सकते हैं कि सी को लिखा जा सकता है एफ, ज्यादा बेहतर होगा मैं लिखूं इसको 5/9 एफ माइनस 32 इंटू 5/9. क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? थोड़ा आप सोच करके देखो, क्या ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसे? ठीक है. जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरीके का है. y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे y c की तरह है और f x की तरह. मतलब c और f को मैंने रिलेट किया यहाँ. डेफिनेटली इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं. ये इस रिलेशन की तरह है जो कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है. तो इसे एक बात तो तय हो गई कि c और f के बीच एक लीनियर रिलेशन है. और जब आप कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशंस को तो आप देख सकते हैं कि यहाँ m जो कि स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और आपको तो पता ही है m बराबर चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x, जिसे हम स्लोप भी कहते हैं. तो यहाँ m अगर आप देखें तो क्या है 5/9. ठीक है, m क्या है 5/9. और इस केस में y की जगह पर है c, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये डेल्टा c डिवाइड बाई डेल्टा f? बिल्कुल. कंपेयर करें तो इससे एक सीधा सीधा रिलेशन निकल करके आता है क्या कि डेल्टा c इक्वल टू 5/9 इंटू डेल्टा एफ. और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एफ इक्वल टू 9/5 इंटू डेल्टा सी. और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन को क्लियर करता है. क्या ये बता रहा है आपको कि अगर टेम्परेचर के सेल्सियस स्केल में जो चेंज आया वो डेल्टा सी है, तो फॉरेनहाइट में कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज 9/5 टाइम्स होगा. आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि अगर सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर जो चेंज हुआ है वो अगर 1 डिग्री सेल्सियस, कहने का मतलब है कि सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर को मैंने 1 डिग्री बढ़ाया, फॉर एग्जाम्पल 1 डिग्री बढ़ाया, 1 डिग्री से इंक्रीज किया, देन कॉरेस्पॉन्डिंगली डेल्टा एफ इक्वल टू 9/5 इंटू 1, यानी कि 9/5 डिग्री फॉरेनहाइट होगा. इसका मतलब है कि अगर सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो फॉरेनहाइट में वो 9/5 डिग्री फॉरेनहाइट से बढ़ेगा. ठीक है. अब ऐसा ही रिलेशन आप केल्विन स्केल के लिए निकाल सकते हैं. और आपको तो पता है कि सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल
इनमें ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, तो मैं इसे डायरेक्टली लिखूँ इस तरीके से, डेल्टा सी डिवाइड बाई 5 इक्वल टू डेल्टा एफ डिवाइड बाई 9। कहाँ से लिखा मैंने? यहाँ से या फिर यहाँ से। और सिमिलरली अगर आप लिखना चाहेंगे डेल्टा के, तो ये हो जाएगा डेल्टा के अपॉन 5। और ये एक रिलेशन बता रहा है कि अलग अलग टेम्परेचर स्केल में अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो बाकी टेम्परेचर स्केल में टेम्परेचर कितने डिग्री से चेंज करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वेरी, थोड़ा इसको देख लें, अगर परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। एक दूसरा सवाल हम लोग करते हैं। इस सवाल में सवाल कुछ ऐसा है कि एक फॉल्टी थर्मोमीटर है, मतलब कुछ फॉल्ट है उसमें। फॉल्टी थर्मोमीटर gives reading in contact of reading in contact of melting ice and boiling water as -5 and 100 degrees Celsius, or 100, the number part 100 respectively. What will be the reading in contact with the object? What will be the what will be its reading in contact with an object? An object whose actual temperature is 40 degrees Celsius. सवाल को समझिए। एक नया थर्मोमीटर है, इसमें कुछ फॉल्ट है। ठीक है, एक थर्मोमीटर है जो जिसमें कि एक फॉल्ट है, और फॉल्ट होने की वजह से जो इसका लोअर फिक्स पॉइंट है उसे ये -5 बता रहा है, और अपर फिक्स पॉइंट को ये 100 बता रहा है। तो क्या मैं इसे एज्यूम कर सकता हूँ कि ये एक नया तरह का थर्मोमीटर है जो कि लोअर फिक्स पॉइंट को -5 और अपर फिक्स पॉइंट को 100 बता रहा है? मैं एज्यूम कर सकता हूँ, क्या परेशानी? यानी कि एक तरह से एक नया टेम्परेचर स्केल हमें अब मिल गया। फॉल्टी थर्मोमीटर है, इसे इतना रीड कर रहा है और ये इसे इतना रीड कर रहा है। मैं पहले ही बोला था कि आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स बना सकते हैं। यहाँ पर इस स्केल में इसे मैं एक नए स्केल की तरह ट्रीट कर सकता हूँ जो लोअर फिक्स पॉइंट को जहाँ पर आइस मेल्ट होती है उसे -5 बोल रहा है, और अपर फिक्स पॉइंट जहाँ पे वाटर बॉयल होता है उसे 100। और आपको तो पता है कि रिलेशन कि अननोन टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर स्केल में, मान लो कि इस स्केल को मैं नाम दे रहा हूँ स्केल एक्स, तो इस अननोन इस नए स्केल में असल में ये फॉल्टी थर्मोमीटर ही, बट मैं इसे एक नए स्केल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। इस थर्मोमीटर जो जिस तरीके से काम कर रहा है उसे मैंने एक स्केल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि किसी अननोन टेम्परेचर को इस स्केल में मैं एक्स लिख सकता हूँ, और इसमें लोअर फिक्स पॉइंट जो होगा उसे -5 लिख सकता हूँ, अपर फिक्स पॉइंट को 100 लिख सकता हूँ, लोअर फिक्स पॉइंट को -5 लिख सकता हूँ। और ये किसी और स्केल से अगर मैं रिलेट करूँ, जैसे सेल्सियस स्केल से, तो मैं जैसे लिख सकता हूँ C-0 डिवाइड बाई 100-0, क्योंकि यहाँ पर सवाल में आपको टेम्परेचर दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि इस 40 डिग्री सेल्सियस अगर एक्चुअल स्केल ने मेजर किया होगा तो इस फॉल्टी स्केल ने क्या मेजर किया है, डाल सकते हैं। यानी हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स प्लस 5 डिवाइड बाई 105 इक्वल टू C डिवाइड बाई 100। सॉरी, सी का वैल्यू पुट किया ही नहीं मैंने, 40 डिग्री सेल्सियस यानी 40 डिवाइड बाई 100। मैं यहाँ से हम लोग एक्स निकाल सकते हैं, कैन भी। अगर आप एक्स यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, जो कि आप कर सकते हैं,
क्या आएगा? क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? ये होगा 105 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10 -5, कह सकता हूँ। और इसे आप सोल्व करेंगे 37 आएगा। यानी कि इस फॉल्टी स्केल में जो टेम्परेचर मेजर किया जाएगा, वो फॉल्टी स्केल जो टेम्परेचर बताएगा वो 37 बताएगा। सिंपल बात, क्लियर है? देख लीजिए इसको। चलिए जी, एक बात हम लोग करने जा रहे हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और उससे पहले एक बात मैं करना चाह रहा हूँ, टेम्परेचर के पीछे का रीजन, कॉज क्या है जो किसी बॉडी के टेम्परेचर को डिसाइड करता है। हम लोग टेम्परेचर के बारे में बात किए कि टेम्परेचर है क्या, सब चीजें हम लोगों ने देखी। किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कहने का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ कोल्डनेस। और मैंने आपको शुरू में बताया भी था कि किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो ऑब्जेक्ट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑब्जेक्ट जिन मॉलिक्यूल से बना हुआ है, उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के द्वारा डिसाइड होता है। मैंने ये बात डिस्कस की थी, ठीक है? तो अब उस आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वही किसी ऑब्जेक्ट के, किसी बॉडी के टेम्परेचर को डिसाइड करती है। इसकी काइनेटिक एनर्जी बॉडी की एज ए होल नहीं, बॉडी जिन मॉलिक्यूल से बना हुआ है वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो एक टर्म हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोला जाता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है क्या? इसे जीरो केल्विन टेम्परेचर भी बोलते हैं, जीरो केल्विन टेम्परेचर, ठीक है? अब ये है क्या? अगर मैं इसका डिफिनीशन लिखूं तो डिफिनीशन के अनुसार इट इज द टेम्परेचर एट विच the temperature at which a thermodynamic system system has the lowest energy। और जब मैं लोएस्ट एनर्जी की मैं बात करता हूँ, मतलब लोएस्ट टोटल एनर्जी, और लोएस्ट टोटल एनर्जी होने की वजह क्या है? लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? यानी ये वो टेम्परेचर है जिस पर किसी थर्मोडायनिक सिस्टम की जो एनर्जी होती है, और कौन सी एनर्जी मेनली मैं बात कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी, वो लोएस्ट हो। और लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी किसकी? मॉलिक्यूल्स की। ज्यादा बेहतर मैं बोलूं, लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है? ये वो टेम्परेचर होता है। और इस टेम्परेचर पर देखा गया है क्या कि इस टेम्परेचर पर बहुत सारी थर्मोडायनिक प्रॉपर्टी या थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो होती है वो जीरो हो जाती है। मेनली मैं बात करूं कि इन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की, एट दिस टेम्परेचर thermometric properties of gas like
वॉल्यूम comma pressure become zero, become जीरो, इट मीन्स बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर। तो ये भी खास बात है। ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में मैं कह रहा हूँ। एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो केल्विन। जीरो केल्विन का मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो का सीधा सीधा मतलब होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगर फॉरेन हाइट में बोलूँ तो ये -459.67 डिग्री फॉरेन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस टेम्परेचर पर जो गैस होंगे उनकी ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, वॉल्यूम एकदम इतना इतना कम हो जाएगा, इतना कम वॉल्यूम हो जाएगा कि आप कह सकते हैं ना के बराबर है वॉल्यूम, बहुत नेग्लिजिबल। और प्रेशर भी बहुत कम हो जाएगा, जीरो के बराबर मतलब नेग्लिजिबल। और मेनली इसका डेफिनेशन क्या हो गया, तो ये डेफिनेशन हो गया। ठीक है, चलिए आई की बात करते हैं। और सुनिए, अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में अगर आपको समझ में आ गई बात, तो एक टेम्परेचर होता है जिसे हम लोग असल में वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो मैं उस सिचुएशन के बारे में लिखता हूँ, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर एंड ट्रिपल पॉइंट प्रेशर। दोनों का कॉम्बिनेशन मिल करके बना रहा होता है ट्रिपल पॉइंट। अब ये है क्या ट्रिपल पॉइंट? ट्रिपल पॉइंट क्या लगता है, कोई आइडिया? सोचिए क्या होता होगा। देखिए, ट्रिपल पॉइंट, इस सब्सटेंस के लिए ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है द टेम्परेचर and pressure at which the solid comma liquid comma liquid and vapor phases of a pure substance can coexist in equilibrium। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन ये सही में पॉसिबल भी है। कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि ये वो टेम्परेचर और प्रेशर का वो कॉम्बिनेशन है जिस पर किसी सब्सटेंस के का जो सॉलिड, लिक्विड और वेपर फेज होता है किसी प्योर सब्सटेंस का, वो एक साथ एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर का आइस फॉर्म, स्टीम फॉर्म और लिक्विड फॉर्म, ये तीनों एक ही पॉइंट पर तीनों एक साथ एग्जिस्ट करेगा। ये थोड़ा अजीब सुनने में लग रहा हो, लेकिन ऐसा होता है। जैसे वाटर के लिए अगर मैं बात करूं तो वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, इसे मैं TTR से लिखूं फॉर वाटर। ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि 32.01 डिग्री फ़ारेनहाइट अप्रॉक्सीमेटली। और ट्रिपल पॉइंट प्रेशर की मैं बात करूं
मतलब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का कॉम्बिनेशन आप मेंटेन रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस टेम्परेचर पे आप ले जाओ तो वाटर, लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों में हो जाएगा, नहीं। प्रेशर को भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, और ये प्रेशर आपको रखना पड़ेगा कितना, 4.58 मिलीमीटर के क्रॉस, यानी कि 611.2 पास्कल। इसे अगर आप मेंटेन रखते हैं तो इस टेम्परेचर और प्रेशर के कॉम्बिनेशन पर वाटर तीनों स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट करेगा। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ इसका, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, ट्रिपल पॉइंट वाटर का, जैसा कि डिफिनेशन आप देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं वाटर और आइस दोनों एक ही साथ है, और प्रेशर को कम किया जा रहा है। आप बबल्स निकलते हुए देख रहे हैं। बबल्स मतलब वाटर बॉईल करना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं बबल्स। आइस भी है, लिक्विड भी है, और बबल्स यहाँ इस बात को दिखा रहे हैं कि यहाँ बॉइलिंग भी शुरू हो चुका है। और ये पहुंच गया तीनों स्टेट एक साथ, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, सब कुछ। बॉयल भी हो रहा है, आइस भी है, और लिक्विड भी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये वो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, समझ में आई बात। ये हो गया ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। अब मैंने इसकी चर्चा क्यों की, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्या है कि हमने टेम्परेचर को मेजर करने का स्केल तो बना लिया, और ये रिलेशन तो लिख दिया कि एक्स अननोन टेम्परेचर पर प्रॉपर्टी जो थी माइनस लोअर फिक्स पॉइंट पर जो प्रॉपर्टी थी, और अपर फिक्स पॉइंट पर जो प्रॉपर्टी थी माइनस लोअर फिक्स पॉइंट पर जो प्रॉपर्टी थी, ये बराबर हम लोगों ने कर दिया अननोन टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स पॉइंट उस स्केल में डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट उस स्केल में। ये कर दिया था हम लोग। लेकिन इस स्केल में एक कमी थी। ये स्केल जो बनाया गया, ये मान कर बनाया गया कि जो प्रॉपर्टी है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एक्स और जो टेम्परेचर है टी, इसमें लीनियर रिलेशन है, ये मान लिया गया। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली जब ये देखा गया तो ऐसा नहीं था। मतलब अगर लेंथ की ही बात करें, लेंथ को मैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, किसी रॉड का जो लेंथ अगर मैं चेक कर रहा हूँ टेम्परेचर के चेंज होने पर, तो ये पाया गया कि टेम्परेचर के चेंज होने पर जो लेंथ में जो चेंज आ रहा है डेल्टा एल और डेल्टा टी, इसमें कोई लीनियर रिलेशन नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर 2 मीटर 0.2 सेंटीमीटर अगर लेंथ में बढ़ोतरी हुई है, तो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर ये 0.4 सेंटीमीटर, और 4 डिग्री बढ़ाने पर 0.6 सेंटीमीटर। उम्मीद किया जा रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। मतलब परफेक्ट लीनियर रिलेशन नहीं, टेम्परेचर के चेंज और लेंथ के चेंज में एक लीनियर संबंध नहीं आ रहा, परफेक्ट लीनियर संबंध नहीं आ रहा।
और न केवल लेंथ के केस में बल्कि बाकी सब फिजिकल थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज जिसका कि यूज करके हम लोग थर्मोमीटर बना रहे थे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अलग अलग तरह के थर्मोमीटर बनाए गए। जैसे एक थर्मोमीटर होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो यूज करते हैं थर्मोमीटर, उसमें आप देखते हैं, किसका, तो मरकरी कॉलम की लंबाई को बारे में देखते हैं। तो मरकरी कॉलम के लेंथ के आधार पर आप एक थर्मोमीटर डिजाइन करते हैं। तो मरकरी कॉलम का लेंथ जो है वो चेंज हो गया, उस आधार पर आप थर्मोमीटर बनाते हैं। कुछ थर्मोमीटर डिजाइन किए जाते हैं वो रेसिस्टेंस के आधार पर। मान लिया कि अननोन टेम्परेचर टी पर, मान लिया कि किसी अननोन टेम्परेचर टी पर, रेसिस्टेंस है, लोअर फिक्स पॉइंट पर रेसिस्टेंस है, अपर फिक्स पॉइंट पर रेसिस्टेंस है, लोअर फिक्स पॉइंट पर रेसिस्टेंस बराबर अननोन टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस। तो ये जो आप देख रहे हैं रिलेशन ना, ये रिलेशन यूज किया जाता है रेसिस्टेंस बेस्ड थर्मामीटर में। मतलब आप रेसिस्टेंस जो थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी है उसका यूज करके थर्मामीटर डिजाइन कर रहे हैं। तो ये हो गया रेसिस्टेंस थर्मामीटर। रेसिस्टेंस थर्मामीटर मतलब थर्मामीटर टेम्परेचर चेंज करने पर रेसिस्टेंस चेंज हुआ, उसको आधार बना करके एक थर्मामीटर डिजाइन किया गया। उसी तरह से किसी गैस को लिया गया, और आपको तो पता है कि गैस के केस में जो प्रेशर होता है गैस का, अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखूं तो गैस के केस में गैस प्रेशर P जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और ये टेम्परेचर केल्विन में है ना, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर को भी आधार बना करके डिजाइन किया जा सकता था थर्मोमीटर। कैसे? अननोन टेम्परेचर पर प्रेशर माइनस लोअर फिक्स पॉइंट पर टेम्परेचर प्रेशर, फिर अपर फिक्स पॉइंट पर प्रेशर माइनस लोअर फिक्स पॉइंट पर प्रेशर। कर तो सकते हैं। और इधर अननोन टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। तो ये इससे जो मिलेगा, इससे इस तरीके से जो स्केल हम लोगों ने बनाया या टेम्परेचर मेजर करने का जो थर्मोमीटर बनाया, इसे आप कह सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। उसी तरीके से अगर गैस के वॉल्यूम पर बेस्ड अगर थर्मोमीटर डिजाइन किया जाए, तो आपको पता है गैस के वॉल्यूम के बारे में, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। जब क्या कांस्टेंट रखा आपने, प्रेशर को कांस्टेंट रखा, तो उस बेसिस पर अगर मैं थर्मोमीटर डिजाइन करूंगा तो मैं किसे वेरी करवाऊंगा टेम्परेचर के साथ? वॉल्यूम को वेरी करवाऊंगा। मतलब वॉल्यूम एट अननोन टेम्परेचर माइनस वॉल्यूम एट लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइड बाई वॉल्यूम एट अपर फिक्स पॉइंट माइनस वॉल्यूम एट लोअर फिक्स पॉइंट बराबर अननोन टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइड बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ऐसा लिख सकते हैं। इस तरह से जो थर्मोमीटर डिजाइन करूंगा इसे मैं क्या बोलूंगा? किस तरह का थर्मोमीटर बोलूंगा मैं इसे बोलूंगा कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट रखा हूं। ठीक है, वो बेसिक फॉर्मूला तो यही है। कौन सा बेसिक रिलेशन? यही, और यही इस आधार पर बनाया गया है मान करके कि जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी और टेम्परेचर है उसमें लीनियर रिलेशन, ये मान करके बनाया गया था। लेकिन जब पता किया गया तो पता चला कि नहीं,
जो सोचा गया है, जो लीनियर सोच करके बनाया गया है, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। मतलब अगर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ प्लॉट किया जाए, तो ये सोचा गया था कि ग्राफ ऐसा है, ये जूम किया गया था कि टेम्परेचर और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के बीच का ग्राफ प्लॉट किया गया, तो ये सोचा गया कि शायद ग्राफ ऐसा है, बट ग्राफ ऐसा था नहीं। ग्राफ लीनियर ना होकर के थोड़ा कर्व टाइप का था, हल्का सा। मतलब जो टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है इन सारे इंस्ट्रूमेंट से, इन सारे थर्मोमीटर से, जो उस फॉर्मूला पर बेस्ड है, उसमें थोड़ा बहुत एरर है। ठीक है, ये पाया गया, ये थोड़ा बहुत एरर है। इस एरर को दूर करने के लिए, इस एरर से बचने के लिए मॉडर्न थर्मोमेट्री में कुछ चेंजिंग किया गया। टेम्परेचर मेजर करने का जो तरीका है उसमें कुछ चेंज किया गया। तो मॉडर्न थर्मोमेट्री में क्या किया गया भाई? मॉडर्न थर्मोमेट्री में जैसे मैंने पहले ही बोला कि जो स्टार्टिंग में ओल्ड थर्मोमेट्री जो थी, जो हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, ओल्ड थर्मोमेट्री में क्या था भाई कि जैसा कि आपने देखा, दो फिक्स पॉइंट थे, लोअर फिक्स पॉइंट, एक अपर फिक्स पॉइंट। ठीक है, दो फिक्स पॉइंट थे। हाँ, और मॉडर्न फिजिक्स में सिर्फ एक ही फिक्स पॉइंट लिया गया। एक्चुअली था तो दो ही, लेकिन एक फिक्स पॉइंट पर जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी थी उनका, उनकी वैल्यू, उनके वैल्यूज जीरो थे। एक प्रॉब्लम दिख रहा था यहाँ पे, कुछ एरर हो रहा था, क्योंकि जो लीनियर रिलेशन नहीं आ रहा। मैंने आपको दिखाया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और टेम्परेचर के बीच लीनियर रिलेशन एक्चुअली नहीं दिख रहा। इसलिए इस तरह के फॉर्मूला का यूज करके अगर हम लोग टेम्परेचर कैलकुलेट कर भी रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा एरर था। ठीक है, तो एक ज्यादा बेहतर, ज्यादा एब्सोल्यूट स्केल ढूंढा गया इसके लिए। इस नए स्केल को, जो कि मॉडर्न थर्मोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे, मॉडर्न थर्मोमेट्री। और मैं पहले ही आपको दिखा चुका हूँ कि यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर और प्रेशर क्या चीजें होती है। मैं ये भी दिखा चुका हूँ कि वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट क्या है, टेम्परेचर। तो मॉडर्न थर्मोमेट्री के अनुसार तो दो फिक्स पॉइंट जो पहले लिए जा रहे थे उनको चेंज कर दिया, और उसमें एक जो पॉइंट लिया गया, मैं इसको लिख रहा हूँ, एल एफ पी जो था उससे रिप्लेस कर दिया गया 0 केल्विन। और अब मैंने पहले ही बोला कि 0 केल्विन वो टेम्परेचर जिस पर गैस की जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है वो जीरो हो जाती है। मतलब इस टेम्परेचर पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, I'm writing physical properties. I must write here thermometric properties. Thermometric properties यहाँ पे इस टेम्परेचर पर जीरो हो जाएगा, किस ऑफ गैस। तो फिर पूछ सकता था कि सर गैस के लिए क्यों ले रहे हैं भाई, बाकी प्रॉपर्टीज उसमें काउंट करें। लेकिन मॉडर्न थर्मोमेट्री में जो थर्मोमीटर बनाया जाता है जैसे नए बेसिस पर, उसमें गैस की प्रॉपर्टीज का यूज करता है, तभी हमें बेहतर रिजल्ट मिलता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज में गैस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, और 0 केल्विन प्रॉपर्टी होती है खुद प्रॉपर्टी होती है वॉल्यूम, प्रेशर। पी की जगह पर यूज किया जाने लगा ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो पता है कि वाटर का ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर क्या है? जस्ट मैं
तो फिर पहले ही से बताया आपको ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर क्या है। कितना डिग्री सेल्सियस अगर केल्विन में लिखो तो क्या लिखूंगा 273.16 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसी रीजन को यूज करते हैं और मैं लिखता हूँ यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर से रिप्लेस किया गया है। और इस टेम्परेचर पर जो प्रॉपर्टी थी वो एक्स टी आर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो क्यों ऐसा लिया गया? क्योंकि ये देखा गया कि इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर के बीच जाने पर जो वेरिएशन दिख रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी का वो बहुत ज्यादा लीनियर आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट लीनियर आ रहा है। तो इस आधार पर जो स्केल डिजाइन किया गया वो ज्यादा बेहतर, ज्यादा बढ़िया स्केल है। मतलब अब ये जो रिलेशन हम लोग यूज करने वाले हैं एक्स टी माइनस यू माइनस एल एफ पी डिवाइड बाई एक्स यू एफ पी माइनस एक्स एल एफ पी इक्वल टू अननोन टेम्परेचर माइनस एल एफ पी डिवाइड बाई यू एफ पी माइनस एल एफ पी। अब इसमें इसमें हम लोग थोड़ा सा बदलाव करेंगे, मतलब रिलेशन यही रहेगा, बस वैल्यू जो हम लोग पुट करेंगे वो इसे करेंगे अननोन टेम्परेचर पर माइनस एल एफ पी की जगह पर क्या लिखेंगे डेफिनेटली 0 केल्विन पे वो प्रॉपर्टी जिसे मैं 0 लेकर चल रहा था गैस के लिए डिवाइडेड बाई 270 ट्रिपल पॉइंट पे प्रॉपर्टी है ना एक्स ट्रिपल पॉइंट माइनस 0 लिखूंगा बराबर ये जो टेम्परेचर यहाँ मेजर किया जाएगा ये केल्विन में मेजर, क्योंकि मैं 0 केल्विन पे प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली केल्विन भी मेजर किया जाएगा। माइनस फिर से इसमें मैं 0 लिखूंगा डिवाइड बाई 273.16 माइनस 0 लिखूंगा और इस आधार पे आप आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर केल्विन में निकाल सकते हैं और ये फॉर्मूला आएगा आपके पास में divided by x dr into 273.16 ये केल्विन में आएगा और ये ज्यादा बेहतर है। इस फॉर्मूले को अगर आप फॉलो करते हैं तो इस फॉर्मूला के आधार पर अगर टेम्परेचर को मेजर किया जाता है तो ये ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। तो मैंने पहले ही बोला कि ये मेनली गैस बेस्ड थर्मोमीटर के लिए ये तरीका यूज किया जाता है। इस आधार पर दो थर्मोमीटर डिजाइन किए जाते हैं। ये दो तरह के थर्मोमीटर, एक में कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या चेंज करेगा प्रेशर टेम्परेचर के साथ। ये मतलब जो एक्स है वो यहाँ पर क्या है प्रेशर। दूसरा तो कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाएगा तो क्या चेंज होगा वॉल्यूम टेम्परेचर। तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों में भी सबसे स्टैंडर्ड जो माना जाता है स्टैंडर्ड थर्मोमीटर जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट देता है वो देता है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। मतलब ये जो थर्मोमीटर माना जाता है वो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड थर्मोमीटर स्टैंडर्ड थर्मोमीटर। क्यों? क्योंकि और एनी गैस, कोई भी गैस आप बदल सकते हो, एनी गैस if we take small amount of gas we get same value of temperature। मतलब अगर थोड़ा सा अमाउंट लेवल ले गैस का और ये थर्मोमीटर में डिजाइन करूँ
तो गैस कुछ भी बदल दो आप, गैस के सिलेक्शन पर ये टेम्परेचर डिपेंड करेगा। कोई भी आप गैस ले लो, अगर गैस का अमाउंट कम लिए हो, यानी प्रेशर डेफिनेटली ना, वॉल्यूम डेफिनेटली, सिंपल बात है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ही। अगर गैस का अमाउंट कम लिए हो तो प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज करेगा। और अगर आप गैस का कोई भी गैस ले लो, कोई भी गैस, किसी भी गैस के लिए टेम्परेचर अगर आप मेजर करते हो तो वो टेम्परेचर सीधी है। मतलब अगर मान लो एक अननोन टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हो और जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में जो गैस है उसे आप बदल दो, तो गैस को आप कुछ भी बदल दो, टेम्परेचर का रीडिंग हमेशा सेम ही है। इसीलिए इसे ज्यादा स्टैंडर्ड थर्मोमीटर माना जाता है। स्टैंडर्ड थर्मोमीटर इज कांस्टेंट वॉल्यूम गैस, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली ठीक है। अच्छा, मॉडर्न थर्मोमीटर में गैस बेस्ड थर्मोमीटर भी क्यों यूज किया जाता है, ये पूछा जाए। मैंने बोला कि मॉडर्न थर्मोमीटर में गैस बेस्ड थर्मोमीटर मतलब गैस की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज वाले, तो गैस की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज पर बेस्ड थर्मोमीटर ही यूज किए जा रहे हैं, जैसे प्रेशर बेस्ड थर्मोमीटर, वॉल्यूम बेस्ड थर्मोमीटर क्यों यूज किया जाता है। सीधा सीधा जवाब है कि गैस के जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होती है, चाहे वॉल्यूम हो या फिर प्रेशर हो, ये ज्यादा सेंसिटिव होती है लिक्विड के मुकाबले। टेम्परेचर के चेंज होने पर ज्यादा रैपिडली चेंज हो सकती है। कहने का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ गैस और pressure of gas is more sensitive for change in temperature as compared to that of liquids. तो लिक्विड से अगर कंपेयर करें, लिक्विड के प्रेशर वॉल्यूम से कंपेयर करें, तो गैस के वॉल्यूम और प्रेशर जो होता है वो ज्यादा टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर चेंज होने के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब टेम्परेचर अगर चेंज करोगे तो ज्यादा रेपिडली चेंज, तो आसान से रेटिंग दिया जा सकता है, वेरिएशन को मार्क किया जा सकता है, तो ये चीज है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं सब, और बस तीन चीजें आपको पढ़नी है थर्मोमेट्री, इससे ज्यादा चीजें आपको पढ़नी है। फिर क्वेश्चन कर लेते हैं और क्वेश्चन करने के बाद टॉपिक चेंज करेंगे। तो एक क्वेश्चन है पर बेस्ड, तो बोला गया कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर यूज किया गया है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर को यूज किया गया है। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर को यूज किया गया है, और इस थर्मोमीटर में ये देखा गया कि जो प्रेशर है ट्रिपल पॉइंट पे, ट्रिपल पॉइंट पर जो प्रेशर है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया 1.5 इंटू 10⁴, हाँ ठीक है, कितना प्रेशर, और डेफिनेटली ये वाटर का ट्रिपल पॉइंट पर ही है प्रेशर, और अननोन टेम्परेचर पर जो प्रेशर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2.05 इंटू 10⁴, तो अभी ही अननोन टेम्परेचर निकालना है, सिंपल बात है। हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, जिससे जैसे ही इस तरह का सवाल देखा अननोन टेम्परेचर केल्विन में हम लोग निकालने के लिए तैयार हो गए, तो ये फॉर्मूला लगा dt डिवाइडेड बाय Tr इनटू 273.16, आप लोग इसको फॉलो करेंगे, फॉलो करेंगे, करेंगे 2.050 into 10, that 1.5 into about 73.96, तो प्रकार फर्दर सोल्व करेंगे आप,
तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर जो आएगा आपके पास क्या हो जाएगा, 373। तरीके से आप चैप्टर को सॉल्व बना सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक जो है वो कंप्लीट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग बात करेंगे थर्मल एक्सटेंशन के।